हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? तो चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में बेटा कहाँ बात चल रही है हम लोग की? देखो, हमने रदरफोर्ड्स मॉडल पूरा कर लिया था, उसके ड्रॉबैक्स भी कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स में कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या कुछ वर्ड्स आ रहे थे। एक तो बात आ रही थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, और उससे पहले बात आ रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। याद है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के चक्कर में रदरफोर्ड साहब फेल हो गए थे भाई, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं समझा पा रहे थे, और उसी बेसिस पे वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको नहीं समझा पा रहे थे। सो बेटा अभी मॉडल्स, अगले मॉडल पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे कि छोटा सा डिस्कशन रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, मतलब एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है बेटा। उसके बाद ये दोनों चीजें जानने के बाद मैं वापस से मॉडल्स पे आ जाऊंगा, और रदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है बेटा? आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है बच्चा मुझसे, तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो। एक बार देख लेता हूं मैं लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं बेटा। किसी को भी पुराने किसी लेक्चर का कोई डाउट है तो पूछो 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 बेटा। आदित्य, रेनू, शिवेन, रिचा, कौशिकी, पायल, गुंजन, हर्ष, आर्यन, ओम प्रकाश, सौरभ, चंदन कुमार, आरती यादव। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। कुछ पूछना है बेटा किसी को? चलें आगे इसमें टॉपिक में बच्चा। आज हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, बस थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में बेटा। ठीक है, ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को लिखनी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलो जल्दी से हेडिंग देंगे सबके सब बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हेडिंग दो बेटा सबके सब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सुशांता, गॉड ब्लेस यू बच्चा। अभिषेक, गॉड ब्लेस यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कुछ आइडिया क्या चीज होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? देखो, किसी से भी जो रेडिएशंस आ रही है ना, जनरली जो एनर्जी की फॉर्म में जो रेडिएशंस आती है, चाहे वो किसी एटम या सब्सटेंस से रिलीज हो रही हो, या सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं बेटा, या लाइट, कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे बल्ब लगा हुआ है घर में, कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, कोई सीएफएल लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, लाइट का कोई भी सोर्स है जिससे जो लाइट रेडिएशंस निकल रहे हैं बेटा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। बेसिकली बेटा ये सब एनर्जी रेडिएशंस है। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो सबके सब। जो है ये सबके सब बेटा एनर्जी रेडिएशंस है। इनकी एक खास बात ये बेटा कि जो ये एनर्जी रेडिएशन है, ये सब के सब स्पीड ऑफ लाइट से आगे मूव करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, यानी इन सब की स्पीड कॉमन होती है, सेम होती है। कितनी होती है? जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? जल्दी से मैसेज करके बताओ, पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड मुझे मैसेज करके बताओ बच्चा सबके सब बेटा। लाइट की स्पीड से ये प्रोपेगेट करते हैं। प्रोपेगेशन समझते हो क्या चीज है? प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब होता है वेव की फॉर्म में आगे बढ़ना। वेव की फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं सारे के सारे। पहली बात समझ में आ गई बेटा कि ये एनर्जी रेडिएशंस हैं, ये सब के सब लाइट की स्पीड से आगे प्रोपेगेट करते हैं। और सुनो, पहले पॉइंट सुन लो फिर लिखवाऊंगा बेटा, और पॉइंट सुनो बेटा। इनको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अरे भाई, सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है कि एयर होगा तभी लाइट आगे पास हो पाएगी, या कुछ और मीडियम होगा, कुछ लिक्विड होगा, या कुछ भी मीडियम होगा तभी लाइट आगे ट्रेवल कर पाएगी। ऐसा नहीं है बेटा। वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर जाती है, वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ट्रेवल कर जाते हैं। इनको ट्रेवल करने के लिए, इनको प्रोपेगेट होने के लिए
किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो चलो पहले कुछ 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2-3 पॉइंट बनाऊंगा इनकी तारीफ में। बेटा जो है स्पीड ऑफ लाइट बताया आप लोगों ने कितनी होती है? सौरभ 3 लाख, ओके, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुंजन यस यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 3 इंटू 10⁸। अभिषेक करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रेनू ने क्या लिखा है कि जब कोई मैग्नेट से रेडिएशन आए तो वही है। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ समझ सकते हो बेटा। अभी बात करें पायल, करेक्ट बेटा, करेक्ट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ का भी करेक्ट है। सौरभ ने आई थिंक मेरे ख्याल से किलोमीटर के टर्म में लिखा होगा टर्म, ठीक है। रेनू करेक्ट है, सुशांता करेक्ट है बेटा, यस यस यस। चलो अब जरा कुछ 2-3 पॉइंट लिख लो बेटा जो मैंने बोले, फिर आगे के 2-3 पॉइंट की डिस्कशन करेंगे। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करेंगे बेटा। दीज आर एनर्जी रेडिएशंस, लिखो लिखो, दीज आर एनर्जी रेडिएशंस, these are energy radiations and they do not require, they do not require, they do not require any medium, they do not require any medium for their propagation, for their propagation, propagate, propagate मतलब वेव के आगे चलने को ना बेटा ट्रेवलिंग नहीं बोलते, ट्रेवलिंग तो कॉमन वर्ड हो गया। टेक्निकली करेक्ट वर्ड होता है प्रोपेगेट होना, प्रोपेगेट, PRO, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट होना, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट। सो दे प्रोपेगेट, सो क्या बोला मैंने बेटा? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन कर दो, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज रेडिएशंस, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बेटा, दीज रेडिएशंस ट्रेवल विद, दीज रेडिएशंस ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो वैल्यू, आप सबने करेक्ट लिखी, सेजल ने भी करेक्ट आंसर दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी रेडिएशन है ना बेटा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में उनकी स्पीड नहीं दी होगी, तो स्पीड बाय डिफॉल्ट आपको कितनी देके चलनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा आप धीरे धीरे आर्टिकल जैसे आगे बढ़े तो अब क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पहले जनरल क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। आज थोड़ा सा बस एक लेक्चर थ्योरी का और रखते हैं ताकि रेडिएशंस वगैरह क्लियर हो जाए। उसके बाद बेसिक बेसिक बेटा न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करने हैं हमको, ठीक है बच्चा? ओके, अब आगे की बातें सुनो बेटा, और पॉइंट सुनो क्या हो गए, ये तो कुछ जनरल बात होगी, और पॉइंट सुनो भाई। ये बनते कैसे हैं? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तैयार होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने का मतलब समझ लो, वाइब्रेट कर रहा है, एक्चुअल वर्ड बोलना चाहिए ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट करते हुए आगे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 मूव कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं या जो ऑसिलेशंस है ना बेटा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से परपेंडिकुलर। देख रहे हो कैमरे में, ऐसे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका ऐसे वाइब्रेशन है और इसका ऐसे वाइब्रेशन है। सपोज इन दोनों वाइब्रेशंस के मिलने से जो तीसरी डायरेक्शन बनी, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग ये मिलकर आगे चलेंगे ऐसे। ये कैमरे के नजदीक आ रहे हैं आपके पास, ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं बेटा जी।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन सपोज वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इनका जो मूवमेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो मूवमेंट जेड एक्सिस के अलोंग वेव की फॉर्म में आगे से चलेगा आपका। सो जैसे मैं इसको बोर्ड पे भी बना के दिखाता हूं, देखो बोर्ड पे 3D कैसे बनाए बेटा। 3D की यही प्रॉब्लम है, जैसे सपोज हमने 3 डायमेंशनल कुछ चीज यहां पर ड्रॉ कर ली है, सपोज ये कोई एक एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, ये सपोज जेड एक्सिस, ऐसे कुछ भी मान लो, ऐसे कुछ नहीं, एक्स वाई जेड कौन सा है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इससे अटैच होके चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा, अब बोर्ड पे परपेंडिकुलर दिखाना तो मुश्किल है, उसको थोड़ा टिल्ट करके दिखा देता हूं। ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो है चल रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ चल रहा है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ये इस तरीके से है, तो ये आपका इसके परपेंडिकुलर ऐसे है आपके पास, और रिजल्टेंट आगे की तरफ मूव करता है, जेड एक्सिस की तरफ मूव करता है। सो ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसको बनाते कैसे हैं, अगर बनाना हो, जो मतलब बल्ब वगैरह बनाए जाते हैं, जो लाइट के सोर्स बनाए जाते हैं, उसमें लाइट जब प्रोड्यूस की जाती है कहीं, जहां भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, सो अल्टीमेटली कैसे बनते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सब समझते हैं बेटा, उसमें किसी मैग्नेट को तेजी से ऑसिलेट कराया जाता है। अब हाथ से नहीं करा सकते, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए कोई बहुत स्पेशल टाइप की मशीन होनी चाहिए, मतलब बनाने को बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि इतनी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलाना पड़ेगा। उतनी स्पीड से कहां से हम कोई चीज चला पाएंगे, मतलब खाली इमेजिनरी चीज है, आप ऐसे समझ लो इसको। तो किसी मैग्नेट को उठाकर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तेजी से ऑसिलेट कराओगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाएगा। या इसका उल्टा कर लो, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ले लो, इलेक्ट्रिक चार्ज, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से ऑसिलेट करा दो, कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से ऑसिलेट करा दो, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाएगा। मान लो कि ये हम बता नहीं सकते, ये खाली हाइपोथेटिकल बात मैं बोल रहा हूं, समझ में आ गया बेटा। चलो ये पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबके सब बेटा, these radiations consisting of electric field, लिखो लिखो, these radiations consisting of electric field and magnetic field, electric field and magnetic field perpendicular to each other, perpendicular to each other. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, these radiations are formed, लिखो लिखो, these radiations are formed by oscillating, oscillate करना मीन्स वाइब्रेट कराना, घुमाना किसी को रैपिडली, by oscillating any magnet, by oscillating any magnet in electric field, in electric field or any electric charge, any electric charge in magnetic field, in magnetic field। मतलब ये बकवास स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के और अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन से रेडिएशन बना दो, बना थोड़ी ना पाएंगे ऐसे जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो बन रहे हैं, जो भी कुछ बन रहे हैं वहां पर इस तरीके से बन रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब इनमें मेन बात सुनो बेटा, मेन बात क्या है यहां पर जो है, देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना बेटा, इनमें डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डुअल नेचर होता है। एक मिनट, मैं कुछ डाउट क्या बोल रहे हैं, रीनू क्या करी सर, मैग्नेट जो करंट पास करके बनती, मैग्नेट, हाँ बेटा मैग्नेट वही, मैग्नेट के सराउंडिंग में जो उसका पूरा का पूरा एरिया होता है, स्पेस होता है, जहां तक मैग्नेट का अट्रैक्शन रहता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है बेटा।
पायल बेटा समझे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? मैग्नेट तो देखा होगा ना पायल बेटा, मैग्नेट तो देखा होगा पक्का कहीं ना कहीं आपने, घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें मैग्नेट होता है। सो मैग्नेट के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है ना, उसका एरिया बनता है, जिस एरिया तक उसका इफेक्ट रहता है मैग्नेट का। जैसे कोई आयरन की चीज मैग्नेट के पास आ रही तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। सो वो जो उसका सराउंडिंग का स्पेस है जहां तक मैग्नेट का असर रहता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो उसका मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेट का एरिया है। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है जहां तक वो अल्टीमेटली अपने चार्ज का असर दिखा देता है किसी और चार्ज के लिए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है पायल, समझ गई बच्चा? हाँ सौरभ, यस, वेव और पार्टिकल, ये बात मैं बताने जा रहा हूं यस। सो मैंने क्या पॉइंट बोला बेटा कि इनमें डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब दो दो नेचर होते हैं। क्या दो दो नेचर होते हैं? देखो पहली बात तो बेटा आपको पता है कि वेव की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। ये सबके सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अल्टीमेटली एक रिजल्टेंट वेव है जो कि दो टाइप के ऑसिलेशन से मिलकर बनी है, बता दिया आपको। इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सपोज इसको भूल जाओ अब। तो ये वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है। और दूसरी बात ये बेटा कि इनमें पार्टिकल बिहेवियर होता है, यानी इनके अंदर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों बातों को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट बोला, थोड़ा सा अलग से इनको आर्टिकल में लेके चलते हैं। तो अभी पहले चलो पॉइंट लिख लो बेटा, एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें सबके सब बेटा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे। these radiations have dual nature. These radiations have a dual nature. These radiations have a dual nature. डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। वेव नेचर कॉमा पार्टिकल नेचर, वेव नेचर कॉमा पार्टिकल नेचर। सुशांता बेटा ऐप बेटा, हाँ ऐप बेटा वही चीज हो रही है बस बच्चा। ऐप तो तैयार हो गया, मैंने शायद कल की 12th की क्लास में भी दिखाया था। ऐप तैयार हो चुका है बेटा, अब बस लास्ट स्टेज क्या रहेगी। अब आप सोचेंगे मैं रोज बहाना कुछ नहीं मार रहा बेटा, वो गूगल से परमिशन लेना पड़ता है ना ऐप को पब्लिश वगैरह करने के लिए बेटा, उस हम परमिशन का वेट कर रहे हैं बस। आई थिंक ये परमिशन अगर आज रात में आ जाती है तो कल से आपके लिए ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर बेटा उन्होंने टाइम दे लिया, कल तक हमारा प्रोसेस में लगा टाइम, वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है बेटा गूगल की टीम को। सो जैसे वो वेरीफाई हो जाता है, अगर कल वेरीफाई हो जाएगा तो परसों से आप एक्सेस कर सकते हो। ऐप तैयार हो चुका है यस, बस एक दिन और बेटा, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में मुझे भी नहीं पता कि कितने स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। मुझे ये लग रहा था ठीक है टेक्निकल टीम बना देगा फटाफट सब हो जाएगा, अब उसने बना दिया, बोला कि सर गूगल टीम से अब बात करो, तो वो प्रोसेस में वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है एक्चुअली में। ठीक है बेटा, ये सारी प्रोसेस एक्चुअली इतनी इजी नहीं होती बेटा, बहुत टफ बना रखी है लोगों ने टेक्निकल चीजें जो है। तैयार हो गया है बेटा। अच्छा ऐप की खास बात मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्टडी मटेरियल है ऐप में, तो वैसे कोर्सेज भी आप ऐप से जाके परचेस कर सकते हो जिसको रेगुलर बैचेस में पढ़ना है बेटा। रेगुलर बैचेस में आपको बार बार बताते रहता हूँ बेटा, देखो 11th का एक बैच मई से स्टार्ट हुआ था बेटा, वो फुल हो चुका है बेटा। जो जून से बैच स्टार्ट हुआ था अभी लास्ट वीक से, वो भी फुल हो गया बेटा। इन दोनों बैचेस में तो सीट नहीं बची है बच्चा। अब एक जुलाई से मैं सोचूंगा बस एक बैच मैक्सिमम और बना सकता हूं मैं। सो जुलाई से मैं 11th का एक बैच और बनाऊंगा, रेगुलर बैच जिसको हम वेब प्रीमियम बैच कहते हैं। तो अगर उसमें किसी को एडमिशन लेना है तो बेटा एडमिशन ले सकते हो। कोर्सेज तो बेटा वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो और ऐप से भी परचेस कर सकते हो, दोनों चीजें सेम है। उसके अलावा ऐप में और स्पेशल क्या बात है, मैंने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल के कोर्स भी अपलोड हो जाएगा वहां पर। तो जैसी ऐप पब्लिश हो जाएगा स्टडी मटेरियल का कोर्स भी होगा। जिसको स्टडी मटेरियल लेना है बेटा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। और स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के लिए कर दी बेटा। देखो स्टडी मटेरियल तो बेटा मैंने बताया कि मैं 0 फी में नहीं दे सकता था बेटा, मेरी भी मजबूरियां कुछ होती हैं बच्चा। लेकिन मैंने एक काम ये किया है कि जो बच्चा स्टडी मटेरियल लेगा उसको मैं फ्री में डाउट सेशंस दूंगा, पर्सनल डाउट सेशंस। मतलब उस बैच में जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने स्टडी मटेरियल लिया होगा उनको लगभग मैंने सोचा कि 60 लेक्चर्स या 60 आवर्स के डाउट सेशंस दूंगा मैं, पूरे साल के जितना स्टडी मटेरियल होगा उसमें।
60 आवर्स का डाउट सेशन, सिर्फ डाउट सेशन ही, जो भी आपको मटेरियल में डाउट आ रहा है। और मेन बात ये, वो मेरे जो डाउट सेशंस होते हैं या जो क्लासेस होती है ना बेटा, वो यूट्यूब पे नहीं होती। यूट्यूब पे तो बस आपके साथ बात करता हूं बेटा, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ऐप वेबसाइट पे या ऐप के थ्रू सीधे लेक्चर पे जाते हो और वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो, जैसे जूम पर बात करते हैं ना लोग बेटा, ऐसे वहां पर बात कर सकते हो। 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यानी मेरी जो ऑनलाइन क्लास है वो बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, जस्ट लाइक ऑफलाइन है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है उसमें। तो ये स्टडी मटेरियल में मैंने अपनी तरफ से बेटा, देखो बस पढ़ाने वाली चीज में मैं पैसा कम कर सकता हूँ बच्चा, बाकी जो चीज बनानी है बेटा, एफर्ट लगाए, टीम लगी, बहुत सारा लगा, तो मटेरियल का तो बेटा एक कुछ कॉस्ट है उसमें, लेकिन उसमें अपनी तरफ से मैंने इतना कर दिया कि जो 60 लेक्चर्स हैं या 60 आवर्स के सेशंस हैं वो मैंने कंप्लीटली फ्री कर दिए बेटा। वो जो उसको परचेस करेगा उसको डाउट सेशंस मिलेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा देखो केमिकली एडमिन से भी आ रहा है कि वी विल गेट लाइव वेरी सून। अच्छा वो सब वेट कर रहे हैं, टीम वेट करिए, गूगल से जल्दी जैसे हमें अपडेट मिलता है कि हम वेरीफाई हो चुके हैं, बस आपके लिए ऐप जो है रिलीज हो जाएगा बेटा, जो हम लोग सब वेट कर रहे हैं बेटा बस। चलो ठीक है। हाँ सौरभ, यस आप बेटा, हाँ रेगुलर क्लासेस में आते हो बेटा। हाँ मुझे थोड़ा सा, हाँ सौरभ आप वही हो बेटा जो रेगुलर क्लास में आते हो। हाँ आप ऐप से भी आ सकते हो क्लास में, मतलब यूट्यूब वाले तो यूट्यूब पे है। मैं जो मेरे रेगुलर बैच में बच्चे पढ़ते हैं अगर वो पूछ रहे हैं बेटा, तो ऐप से भी क्लासेस में एंटर कर सकते हैं। यस बिल्कुल, एकदम वेबसाइट में जो चीज होती थी वो पूरा हमने ऐप में ट्रांसफर कर दिया है। और उसके अलावा मैंने एक चीज और बोली थी, स्टडी मटेरियल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसको स्टडी मटेरियल अलग से लेना है। अच्छा हाँ सौरभ ठीक है बेटा, मैं समझ गया, ओके ओके। अब आई थिंक मेरे ख्याल से सौरभ वेब प्रीमियम बैच नंबर 3 में है ना बेटा, 12th में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैं समझ गया बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा रेनू क्या कह रही है, सर मैग्नेट को लाइट स्पीड से मैच, बेटा मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब ट्रेवल करेंगे तो लाइट की स्पीड से करेंगे, तो अल्टीमेटली उतनी स्पीड से आपको जो, उतनी स्पीड से नहीं, मतलब काफी ज्यादा स्पीड से मैग्नेट को घुमाना पड़ेगा या किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को घुमाना पड़ेगा। वो स्पीड मैन्युअली नहीं हो सकती, वो किसी न किसी मोटर या मशीन के थ्रू आपकी अटेन हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो हम लोग भी बना ही रहे ना, लाइट रेडिएशंस बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह में लाइट नहीं होती है, सिर्फ सनलाइट के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली बहुत रैपिडली ऑसिलेट कराना पड़ेगा, कहने का मतलब है, लेकिन जब वो चलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, ये चीज है बेटा, ठीक है। ओके ओके सौरभ बेटा, ठीक है बच्चा। तो पॉइंट लिख लेना, डुअल नेचर। चले जरा डुअल नेचर के डिस्कशन पे चला जाए बेटा। तो इसमें पहले चलो लिखेंगे पहला नेचर, फर्स्ट नेचर की बात करेंगे, वेव नेचर। वेव नेचर, फर्स्ट नेचर की बात करेंगे, वेव नेचर। फर्स्ट नेचर की बात करेंगे, वेव नेचर। अच्छा पहले ये बात करते हैं, आपको पता है बेटा, पता कैसे चला कि इनमें वेव नेचर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वेव की फॉर्म में बढ़ते हैं, ये ऐसे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे, चाहे वो सनलाइट से रेडिएशन आ रहा है, किसी बल्ब से रेडिएशन आ रहा है, ट्यूबलाइट से रेडिएशन आ रहा है, कहीं से भी जो लाइट रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो वेव की फॉर्म में ऐसे ऐसे प्रोपिगेट करते हैं। सो पहला ये डिस्कशन आता है कि भाई पता कैसे चला कि इनमें वेव कैरेक्टर होता है? किसी में वेव कैरेक्टर होता है, पता कैसे चलेगा? अब हम चलते तो हम वेव की फॉर्म में तो नहीं चलते ना, ऐसे 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 करके तो नहीं चलते वेव की फॉर्म में, ये ऐसे 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 वेव बना के तो नहीं चलते हम लोग, जो है हम तो स्ट्रेट चलते हैं। सो किसी में वेव कैरेक्टर होता है, वेव मोशन होता है, उसका पता कैसे चलता है? जैसे आप सबने कुछ चीजें पढ़ी होंगी 9th-10th में, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना। एक होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन FRACT, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हुआ? जैसे लाइट आई और यहां से टकरा के वापस चलेगी उसी मीडियम में, उसको रिफ्लेक्ट होना कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में जैसे लाइट रेडिएशन आया, वेव की फॉर्म में आया, अल्टीमेटली वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना,
उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सनलाइट आती है, अगर किसी ग्लास के ऊपर पड़े तो ग्लास में भी अंदर ट्रेवल करती है वो। सनलाइट आती है, अगर लिक्विड में पड़े, पानी के ऊपर पड़े तो पानी के अंदर भी ट्रेवल करती है। ठीक है, थोड़ा झुक जाती है, जो भी हो जाती है, वो एक अलग बात है, वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी एक अलग हुई आपकी। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये सब जानते हो। तो जिसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें वेव करेक्टर होता है। अब हम में वेव करेक्टर क्यों नहीं है? अब भाई मुझे उठा के मारो इसके ऊपर, तो मैं टकरा के वापस नहीं जा रहा हूं। अगर मैं टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता तो इसका मतलब मैं वेव हो, या मैं आया ऐसे और टकरा के पार हो गया, ये जो वॉल है वॉल से क्रॉस करके उधर निकल गया मैं। ये ग्लास पर टकराया तो ग्लास के अंदर भी मैं घूमने लग गया। तो अगर मैं ग्लास के अंदर भी घूमने लग गया तो इसका मतलब मैं रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी मैं वेव हूं। हम लोग वेव हैं, लेकिन हम लोग वेव नहीं है। सो अल्टीमेटली लाइट रेडिएशन से जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। एक होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बताओ तो जरा, डिफ्रैक्शन क्या होता है? सुने भाई, देखें कि आप लोगों ने वर्ड्स पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ गुंजन? हाँ सेजल, ट्रांसफर ऑफ वन मीडियम टू अनदर। यस यस यस। आरती, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यस, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा, सेजल और आरती बिल्कुल करेक्ट। हाँ गुंजन, लाइट भी वेव है। लाइट रेडिएशन ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्ची। यस। ये देखो रेनू फालतू चीजें पे आ गई। भूत में भी होता है रिफ्रैक्शन। अरे तो भूत क्या, बेसिकली एनर्जी है। अगर एनर्जी अगर होता है, मुझे नहीं पता, मैं फालतू बातों पे बात डिस्कस नहीं करता, मैं जस्ट मान के चल रहा हूं कि एनर्जी है। तो एनर्जी जब भी मूव करेगी ना बेटा, वो वेव की फॉर्म में करेगी। कहने का मतलब ये है, एनर्जी जब भी होगी तो वो वेव की फॉर्म में करेगी। हाँ, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। आदित्य ने बिल्कुल सही बताया। सौरभ ने क्या कहा? स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टिकल्स। यस यस, ये डिफ्रैक्शन होता है। देखो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जो सौरभ ने, मतलब कॉन्सेप्ट बताया, डेफिनेशन से हमें मतलब नहीं था, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंडिंग हो जाए या स्प्रेडिंग हो जाए, बेंड हो जाना। जैसे क्या चीज है? जैसे सपोज मैं हाथ यहां पर रखूं, सो अगर यहां से लाइट आ रही है तो इस पर शेडो पड़ेगी। तो इस पर जब शेडो पड़ेगी तो शेडो एग्जैक्टली जो है मेरे हाथ के शेप में नहीं बनेगी। मेरा हाथ अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं बनेगा। आपने देखा होगा थोड़ा सा अंदर तक शेडो का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, साइड से लाइट बेंड हो जाती है आपकी। किसी भी चीज की अगर आप शेडो देखो तो शेडो एग्जैक्टली उसके साइज के बराबर नहीं होते, उसके साइज से थोड़ा छोटी हो जाएगी। या आप ऐसे कह सकते हो, शेडो की बाउंड्री में आपको हल्का हल्कापन दिखाई देगा, बीच में ज्यादा डार्क होती है। ऐसा क्यों होता है? साइड में बाउंड्री पे जो है आपकी लाइट क्यों है शेडो? क्योंकि साइड में क्या हुआ है बेटा, लाइट जो बेंड हो गई है, हल्की सी लाइट बेंड हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट टकराती है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, मान लो मेरे ऊपर यहां से लाइट आ रही है बेटा, सो लाइट क्या होगी, मेरे यहाँ पर साइड से थोड़ा टकरा के बेंड हो जाएगी अंदर की तरफ। तो मेरा जो पीछे शेडो बनेगा वो एग्जैक्टली मेरे बॉडी साइज का नहीं बनेगा, बॉडी साइज से थोड़ा सा हल्का कम दिखाई देगा, बीच में डार्क दिखाई देगा, साइड्स जो है बहुत लाइट लाइट हल्का हल्का डार्क दिखाई देगा, और साइड में एग्जैक्टली बाउंड्री पे तो डार्क होगा ही नहीं आपका। तो इसको डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और एक बोलूं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस सुना किसने? क्या होता है इंटरफेरेंस? क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव? सुना है किसी ने? बड़ा अच्छा आर्टिकल है। मतलब फिजिक्स में अगर पढ़ाता तो मैं बड़ा अच्छे तरह से पढ़ाता, क्योंकि भाई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मुझे इन चीजों को पढ़ाने तो मजा आता है, बट केमिस्ट्री पढ़ाने में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे अभी तो। चंदन कुमार, अरे बेटा किसी को हिंदी नाम पता है क्या इनके? चंदन, मेरे ख्याल से बेटा तुझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया होगा बच्चा। डिफ्रैक्शन, अरे कोई बता दो जरा, थोड़ा हिंदी मीडियम भी जानना चाह रहा है, डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ये तो बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग हो गया। मतलब क्या है ना बेटा, बहुत समय से हिंदी टच में नहीं रही, भूल गया बेटा डिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं। कोई बता दो अगर किसी को पता है तो। चंदन पूछा ऐसा हिंदी में क्या नाम होते हैं? गुंजन कह रही है ऑब्जेक्ट पास टू शेडो, बड़ी दूर तो छोटी होती है। हाँ,
अच्छा गुंजन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आज सुन रही है? अच्छा अभी बताता हूं इंटरफेरेंस क्या होता है। हाँ आदित्य, शेडो छोटा बनता है डिफ्रैक्शन में। यस बेटा यस। गुंजन ने कहा वेव इज इक्वल टू तरंग। हाँ वेव तो उसको भी समझ में आ गया आई थिंक, बड़ा अच्छा लिखा, तरंग बोलते हैं। सौरभ क्या कह रहा है सर, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होती। यस यस, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। यस 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 यस, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव। यस यस यस, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। हाँ पायल, अभी फिर से ट्राई करते हैं। देखो गुंजन ने शायद कुछ हिंदी वर्ड्स लिखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। रिफ्लेक्शन को क्या लिखा है बेटा? परावर्तन। अच्छा परावर्तन, हाँ अब कुछ याद आया मुझको। और रिफ्रैक्शन को अपवर्तन कहते हैं। ओके। और चलो ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वही थोड़ा, लेकिन बेटा हिंदी भूल जाओ यार, कहीं काम नहीं आती बेटा। मुझे भी भूलनी पड़ी ना, 11th 12th हिंदी मीडियम में किया था, उसके बाद क्या मिला बेटा? कॉलेज भी जाके बिल्कुल भी हिंदी नहीं मिलती है। फिर अल्टीमेटली वहां डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अरे यार हमने तो हिंदी में पढ़ के जो आईआईटी क्वालिफाई कर लिया और अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम? कॉलेज तक पहुंच गए। किसी भी कॉलेज में बेटा हिंदी में थोड़ी ना पढ़ाई होने वाली है। और जितने अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे वहां के तो प्रोफेसर भी बड़े नौटंकी बाज होते हैं, वो हिंदी में वर्ड से नहीं बोलते यार। तो क्या फायदा बेटा? मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, कि वो सब चीजें छोड़ दो जो बाकी लोग कहते हैं बेटा हिंदी मीडियम वाले हिंदी में तैयारी करो। मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि ट्राई करो इंग्लिश में वर्ड्स को कैच करने का। थोड़े दिन में आप लोग एक्सपर्ट हो, वैसे आप सब लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अच्छा वीरेंद्र ने लिखा है डिफ्रैक्शन का विवर्तन। विवर्तन। अच्छा चंदन क्या कह रहा है सर, सीडो 12 भी बनता है जब बॉडी के नजदीक में रेडिएशन रहता है। अच्छा हाँ सुनो जरा बेटा, मैं थोड़ा सा ये बता रहा था इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है बेटा, जैसे दो वेव का आपस में टकराना। अगर दो वेव आ रही हैं, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, उनमें वेव करेक्ट है, तो उनके टकराने से पता क्या होता है? दो टाइप की चीजें बनती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव। चलो आप सब लोग फिजिक्स ही पढ़ो आज जो है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं भाई, तुम लोग बारो बोलते हो फिजिक्स तो। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव क्या लिखता हूं, स्पेलिंग बेटा ध्यान नहीं रहती। मैं एक्चुअली में ना ये बोर्ड पे बड़ा कंफ्यूज होता हूं, पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है सुनो, मैं एक इजी वे में बताता हूं। आपको पता है ना साउंड जो होती है, जो मैं बोल रहा हूं या आप जो बोल रहे हैं बेटा, ये साउंड वेव, ये भी वेव होता है। सुना होगा साउंड, साउंड वेव, साउंड वेव, साउंड वेव, बहुत जगह सुनते हैं। मैं साउंड से समझाता हूं। साउंड अगर वेव होती है तो इसमें इंटरफेरेंस होता है। कैसे इंटरफेरेंस होता है? जैसे कभी आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं, अब तो वैसे थिएटर बहुत ज्यादा अच्छे वैरायटी के हो गए हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के पीवीआर वगैरह डेवलप हो गए हैं। बट कभी पहले ऐसी प्रॉब्लम आती थी, अभी भी कुछ कुछ पीवीआर में, कुछ आपके जो थिएटर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कुछ ऐसी सीट्स होती हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जहां पर अचानक होता है ना, आप जब कब मूवी देख रहे हो, अगर आप पिक्चर देखने गए हैं किसी थिएटर में, तो कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि क्या बोल गया यार, सुनाई नहीं दिया। फिर आप पास वाले से पूछते हैं क्या बोल दिया इसने, ऐसे लगा आपको? पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसके स्पीकर्स लगे हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो स्पीकर जो साउंड वेव दे रहे हैं, एक स्पीकर यहां लगा है, ये साउंड वेव दे रहा है। अब मान लो कि आप कुछ ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ऐसी सीट पे बैठे हुए जहां पर उनकी साउंड वेव एक दूसरे के उल्टे फेस में मिलती, ऐसे कैसे? मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे एक वेव आ गई इस तरीके से, सपोज एक वेव ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, और उसी जगह पर दूसरी जगह से एक और वेव आई, और दूसरी जगह से वेव, यहां से सपोज एक दूसरी वेव आ रही है, वो ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। आपको पता है ये ऐसे आने का मतलब और ऐसे आने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं, कि इसका टॉप बन रहा है। टॉप को क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोलते हैं ना बेटा, हिंदी नहीं पता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? ट्रफ कहा जाता है। तो एक का मोशन तो ऐसे हो रहा है प्रोपिगेशन, और दूसरी वेव ऐसे आ रही है। तो आपको पता है कि इस पॉइंट में जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कम हो जाएगा।
वेव में एम्पलीट्यूड होता है। सो ऐसे आई, सपोज एक वेव ऐसे आई, तो यहां पर अगर कोई पॉइंट हुआ, पार्टिकल हुआ, तो उसने इसको डाउनवर्ड मूव करा दिया, सपोज डाउनवर्ड 5 सेंटीमीटर मूव करा दिया, और दूसरी वेव ऐसे आई तो इसने इसको 6 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया या 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ने प्लस किया और दूसरे ने डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दिया। सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वही वेव में भी ऐसा होता है, साउंड वेव में। साउंड वेव जब एक दूसरे के उल्टे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, तो उस जगह पर क्या होता है कि जो नेट रिजल्टेंट बन जाता है, रिजल्टेंट कम हो जाता है, नेट साउंड कम हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो गए तो नेट साउंड 0 हो जाएगी और आपको नहीं सुनाई देगा। पुराने टाइम में तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम होती थी, थिएटर्स वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब तो थिएटर में अल्टीमेटली वो सबके सब साइंस जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, सीट्स ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि दोनों के दोनों साउंड वेव एक साथ एक फेज में मिलेंगे, सेम फेज में। इसको कहा जाता है सेम फेज में मिलना, सेम फेज में मिलना, और इसको कहा जाता है ऑपोजिट फेज में मिलना, ऑपोजिट फेज में मिलना। सेम फेज में मिलना और ऑपोजिट फेज में मिलने का मतलब क्या है भाई? ऑपोजिट की स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं, यही प्रॉब्लम। सेम फेज में मिलने का मतलब ये कि जैसे एक वेव ने इसको ऐसे उठाया, ऐसे गई, और दूसरी वेव भी ऐसे ही आ गई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों के दोनों मिलकर नेट आपस में रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर एक वेव ऐसे चल जाए और दूसरी वेव ऐसे आ जाए, उल्टी आ जाए, तो नेट रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो पीवीआर में ये जो थिएटर्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अचानक से साउंड दोनों सेम फेज में आ गई, तो पता चला नेट वॉल्यूम बढ़ गया और बड़ा तेज सुनाई दिया आपको। और कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसी सीट होती है कि पता चला कि वेव जो एक दूसरे के उल्टे टकरा गई। वहां पर यहाँ वाले स्पीकर ने जो वेव निकाली और यहाँ वाले स्पीकर ने जो वेव निकाली, दोनों एक दूसरे के उल्टे टकरा गए। तो उल्टे टकराने से क्या होगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो कम हो जाएगा या 0 हो जाएगा, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो जब आपको ऐसा फील हो ना, तो वो आपकी गलती नहीं होती, वो एक्चुअल में ऐसा होता है, साइंस है उसके पीछे। अब बोलते कि मूवी देख रहे हो, अचानक से आपको लगा, ये टीवी देख रहे हो, क्या बोल दिया इसने। एक तो बात होती है, ठीक है, बातों में आपस में लगे तो बातें लगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीरियसली देख रहे हैं किसी चीज को, वॉच कर रहे हैं, तब भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। वो क्यों नहीं सुनाई देती? पास वाले कहता है यार इसने ये बोला और हमें सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब वहां पर जो साउंड वेव टकरा रही है आपकी जगह पर, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रही है। तो इंटरफेरेंस का होता है इंटरफेयर करना। इंटरफेयर करने का मतलब एक दूसरे को प्रॉब्लम में डालना, एक दूसरे टकराना। तो इंटरफेयर करने से इंटरफेरेंस बन गया है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को बनाना, टोटल कर देना, बढ़ा देना। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब बोलते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव माइंड मत बनो, यानी बेकार चीज मत बनो। तो कंस्ट्रक्टिव माइंड बनो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब डिस्ट्रक्शन करना, किसी को तोड़ फोड़ कर देना, कम कर देना, हल्का कर देना। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि वेव एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में मिलेंगी, और कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि वेव दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगी। तो ये मैंने साउंड वेव का एग्जांपल दिया। तो ऐसे जितने भी वेव होती हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो, चाहे लाइट रेडिएशंस हो, चाहे जितनी भी वेव होती हैं, साउंड वेव या कुछ और भी वेव आपने पढ़ी है, बहुत सारी वेव्स होती है ना बेटा। सो जितने भी वेव्स होती हैं उन सब में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी होती है। वो डिपेंड करता है कि वो जिस जगह पर आपस में मिल रही हैं वो सेम फेज में मिल रही है या ऑपोजिट फेज में मिल रही है। टेक्निकल वर्ड होता है सेम फेज में मिलना या ऑपोजिट फेज में मिलना। आगे बात समझ में? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई, बस फालतू तरीके से ऐसे समझा सकता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। आप लोगों ने पता नहीं कितने कितने मैसेज कर दिए होंगे। क्या क्या लिखा है? गुंजन कह रही है सर विवर्तन, अब याद आ गया। अच्छा बेटा। शिवेन कह रहा है यस सर, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, हाँ यस इंटरफेरेंस हो जाता है, यस शिवेन। हाँ रेनू कह रही सर जब स्पीकर को नीचे बैठाते हैं तब भी ऐसा होता है, हाँ स्पीकर में ये प्रॉब्लम आती है, यस 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 यस। साउंड वेव आपस में इंटरफेयर करती है कि दो दो स्पीकर लगा रहे हो, घर में कुछ हो रहा है तो वहां भी इंटरफेरेंस होता है। इसलिए स्पीकर को तरीके से लगाया करो, एक दूसरे के ऐसे सामने मत लगाओ, ऐसे लगा दो। चाहे सामने लगाओगे तो वेव टकरा के कभी या तो नेट वॉल्यूम को बढ़ा देंगी या नेट वॉल्यूम को कम कर देंगी। ठीक है बेटा, ये चीज होता है, यस।
हाँ, सुशांता कह रही कि सर थिएटर के कोने में होता है। यस, अब कितने भी थिएटर कितने अच्छे क्यों ना बन जाए, अभी भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा ट्राई, वो लोग ये करते हैं कि ऐसी जगह सीट मत रखो, लेकिन होता है अगर आप उठ के थोड़ा खड़े हो जाए साइड हेड में, तो वहां पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा तो नहीं सुनाई देती है साउंड। मतलब अब ऐसा नहीं कि हमेशा साउंड नहीं सुनाई देगी बेटा, साउंड वेव तो अलग अलग टाइम पे निकल रही है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कभी ऐसा हो सकता है, फॉर अ मोमेंट ऐसा हो सकता है कि जो दो वेव टकराई वो एक दूसरे के डिस्ट्रक्टिव होगी। यस यस यस। अरे गुंजन बेटा, नहीं बेटा, एक्चुअली केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स में कोई और अच्छे टीचर मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। सौरभ क्या फिजिक्स के लिए, गॉड ब्लेस यू बेटा। कोई, बट अच्छा, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए, कोई बात, मैं नहीं, कोई टीचर मिल जाए तो। वैसे तो अभी किसी टीचर पे क्या बोले बेटा, हर किसी को पैसा चाहिए बेटा, क्या करें चाहे। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं, मैं ये नहीं बोलता, कोई टीचर, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, बट क्या होता है ना, कुछ सोसाइटी को भी देना चाहिए। अब मैंने बात करी थी बेटा, मैं सही बताऊं, मैथ्स और फिजिक्स के लिए भी बात करी थी, बट बात नहीं बन पा रही किसी से बेटा। आदित्य गौतम क्या कह रहा है, सर इंटरफेरेंस उतना समझ में नहीं आया। समझ में बेटा, आप फिजिक्स वाले सर से समझना बेटा, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं बेटा, जो मुझे अब फिजिक्स इतना नहीं आता बेटा। रेनू बेटा कोई बात नहीं। आदित्य, इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा बस साउंड के फॉर्म में मैं समझा सकता हूं। एनीवेज बेटा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, केमिस्ट्री में ये सब आर्टिकल नहीं थे। तो केमिस्ट्री में ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, इनका ना तो डेफिनेशन है, ना कुछ अता पता लापता, कुछ भी नहीं है सब। सिर्फ खाली मैंने पॉइंट समझाया कि बेटा किसी में वेव कैरेक्टर होता है तो ये चार क्वालिटी, कम से कम चार क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इंटरफेयर मींस इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एनालाइज किया तो बोले अच्छा ये तो वेव है भाई, जो यहीं से पता चला कि इनमें सारे करेक्टर होते हैं, तो वेव है। सनलाइट से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। बल्ब से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कोई भी एनर्जी रेडिएशन जो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, कोई भी रेडिएशन, चाहे वो रेडियो वेव हो, रेडियो से जो वेव आ रही है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे कोई भी रेडिएशंस हो बेटा, अल्टीमेटली वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, विजिबल रेडिएशंस होते हैं, ये सब नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे आपने जो बेटा। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अलग अलग टाइप हैं सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हें सब की स्पीड सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलो बेटा, पॉइंट को लिख लो बच्चा, लिख लो जरा। चलो, वेव नेचर हेडिंग दे दिया था सबने, मैंने ऊपर वेव नेचर हेडिंग दिया था बेटा, वेव नेचर हेडिंग दिया था सबने, वेव नेचर, वेव नेचर हेडिंग दे दो। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर से देते हैं। वेव नेचर हम पढ़ रहे हैं बेटा, वेव नेचर, वेव नेचर लिखेंगे बेटा। चलो पॉइंट लिखेंगे सबके सब, इसके अंदर पॉइंट लिखना शुरू करेंगे बेटा। लिखो ईएम रेडिएशंस, अरे ईएम शॉर्ट फॉर्म बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कितनी बार इतना लंबा नाम लिखोगे, शॉर्ट में लिख लो ईएम, कैपिटल ई कैपिटल एम। लिखो ईएम रेडिएशंस हैव, EM radiations have wave properties, wave properties. EM radiations have wave properties like, वो सब लिख दो जो फालतू फालतू अभी डिस्कशन चल रहा था। लाइक कौन सा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिखो, कॉमा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, कॉमा, डिफ्रैक्शन, डी से जो स्टार्ट किया था, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, अरे स्पेलिंग स्पेलिंग बना लो सब, डिफ्रैक्शन, कॉमा, इंटरफेरेंस, 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 ईटीसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ईटीसी।
ठीक है बेटा, इनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती तो ये वेव हो गई। अब देखो वेव से रिलेटेड हमें क्या पूछना, अर्पित बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू अर्पित। देखो तो कुछ फालतू फालतू चीजें डिस्कस कर लेते हैं बेटा वेव के अंदर। देखो वेव ये सब पॉइंट्स का डिटेल नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, बस खाली ऐसी कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, जनरल बात। सबने 8th 9th 10th से पढ़ा होगा वेव। ये रही भाई वेव, देखो कितनी अच्छी वेव है। इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, चलो कुछ पॉइंट्स तो अभी मैंने बीच में डिस्कशन में बोले थे बेटा। इस टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं जी, ये वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, अभी मैंने लिखा भी था शायद। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट बोलते हैं ना, इंग्लिश में तो क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो बॉटम वाला पॉइंट होता है इसको ट्रफ कहा जाता है ना, ट्रफ। हिंदी में डब्बा गोल, पता नहीं बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। और हिंदी में कोई बताएगा भाई क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स को? हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चलो कोई बात नहीं यार, इंग्लिश में ही कर दो। अच्छा और सुनो बेटा जरा, अच्छा इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी मीन पोजीशन है बेटा। ये जो लाइन है इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक साइड में मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वेव का। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? बोलो जल्दी से, बहुत सिंपल सी चीज है, बताओ जल्दी से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? सौरभ ने करेक्ट लिखा, एम्पलीट्यूड। यस, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। में इसको ए से दिखा देता हूं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेटा। ए का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड। ए मींस क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, यस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता होगा, सब सिंपल सिंपल सी बातें। हाँ आयाम, हाँ आदित्य मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, यस। रीनू एम्पलीट्यूड करेक्ट, सेजल आरती करेक्ट, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यस बेटा एम्पलीट्यूड। अच्छा अब और एक चीज पूछ रहा हूं, और एक चीज बताना। दो जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, सिमिलर पॉइंट, चलो दो क्रेस्ट की बात करते हैं। दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? दोनों सिमिलर टाइप के पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, इसको क्या कहा जाता है? यस यस यस, वेवलेंथ। अच्छा आदित्य ने क्या लिखा, क्रस्ट को क्या बोलते हैं? श्रिंग बोलते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा। अरे चलो हिंदी भूल जाओ, बोलो बोलो हिंदी भूल जाओ, हिंदी नहीं पढ़ना हमको, बस बस ठीक है। हाँ वेवलेंथ आरती करेक्ट है। अच्छा आदित्य, हाँ गर्त, यस, हाँ ट्रफ को गर्त बोलते हैं, हाँ 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 याद आया। सेजल वेवलेंथ, यस यस वेवलेंथ बोलते हैं। रेनू बेटा वेवलेंथ, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं, देखो ऑसिलेशन की। आदित्य गौतम करेक्ट, वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता भी होगा, मेरे ख्याल से कॉमन है ये टर्म, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना वेवलेंथ को। 9th 10th में भी लैम्डा यूज किया होगा। ये हो गया वेवलेंथ। ये क्या चीज होगी बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ, चलो बना लो, अरे बना लो, ऐसी जनरल बात चल रही बेटा, कोई टिपिकल चीज नहीं केमिस्ट्री के अंदर, जनरल बात चल रही। वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है एक तरह से कहना चाहिए एक वेव कंप्लीट होने में जो लेंथ बनती है, पूरा है आपका जो लीनियर लेंथ बनता है, लीनियर डिस्टेंस एक वेव कंप्लीट होने में। जैसे सपोज आप यहां से बात करें, देखो यहां से ओरिजिन, यहां से बात कर सकते हो, ओ से लेकर अब इसी टाइप का पॉइंट वापस आना चाहिए, पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये डाउनवर्ड पार्ट हो गया, ये पूरा यहां तक वेव कंप्लीट हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी वेव लेंथ है, लैम्डा। समझ पा रहे हो? एक वेव का जो लेंथ है, सिंपल वेव लेंथ हो गया बेटा ये, ठीक है। लैम्डा, यस रेनू, यस लैम्डा। गुंजन आदित्य करेक्ट, यस यस लैम्डा बेटा। अच्छा गुंजन तो पूरी लगी हुई है हिंदी लिखने में। तरंग, तरंग धैर्य क्या बेटा, नहीं बोला जा रहा मुझे जो भी है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेवलेंथ नोट करते चलो बेटा, जनरल पॉइंट है। अब मैं कुछ बातें आपसे अभी पूछ रहा हूं। अच्छा एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 9th 10th में किससे रिप्रेजेंट करते हो? एन से रिप्रेजेंट करते थे क्या? यहां म्यू से, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू से, सॉरी नॉट म्यू, न्यू न्यू। पता है ना न्यू का सिंबल थोड़ा वी टाइप का होता है, जो आपका इंग्लिश का लेटर है वी, उस वी को थोड़ा सा घुमा दो ऐसे, न्यू बोलते हैं बेटा इसको, न्यू, NEU बोल दो, न्यू। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ तो जरा। हाँ रीनू क्या क्या पूछ रही बेटा? सर वेवलेंथ पॉइंट सेम होना चाहिए, हाँ बेटा सेम, सिमिलर टाइप के पॉइंट तक पूरा एक वेव कंप्लीट होना चाहिए बेटा।
सौरभ कह रहा है कि सर नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यस, मतलब जनरल बात है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी, जैसे आप हाथ को ऑसिलेट, ऑसिलेट का मतलब किसी को इधर उधर हिलाना है, जैसे ऐसे किसी एक पॉइंट के अराउंड में दोनों साइड में किसी को जब मूव कराते हो उसको ऑसिलेशन कहा जाता है, वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो जैसे मैं हाथ को ऐसे शेक कर रहा हूं, तो मैं 1 सेकंड में हाथ को कितनी बार शेक कर रहा हूं, मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी होगी। एक वीक में क्लास कितनी बार होती है, वो क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि बेटा वेव पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है। सपोज मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और इस साइड से मेरे वेव आ रही है, एक वेव पास हो गई, दूसरी वेव पास हो गई, तीसरी वेव पास हो गई। तो 1 सेकंड में मुझे कितनी वेव पास कर रही है, क्रॉस कर रही है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है, उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हर चीज की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, बता दिया। कोई भी काम कर रहे हो आप, रिपीटेडली काम कर रहे हो, तो उस चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ऐसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। चलो लिख लो इसकी डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा सबके सब, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, number of waves passing through a particular point, number of waves passing through a particular point per second, per second, per second। लिखा बेटा फ्रीक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। बताओ क्या रिलेशन होता है, पक्का पढ़ा होगा 9th-10th में, बोलो जल्दी से। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है। और स्पीड कितनी होती है इन सब की? स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होती है बेटा। लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। लिख लो जल्दी से बेटा, लिखते जल्दी, छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ज्यादा नहीं बेटा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। लिखो लिखो लिखो। अब एक लास्ट टर्म में डिस्कस कर रहा हूं बेटा, इस पॉइंट लिख रहा हूं ना, छोटी छोटी बातें, खाली वेव के बारे में बकवास कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। फिजिक्स में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, फिजिक्स में तो पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो पूरा का पूरा। वो सब नहीं, इतना नहीं, बस खाली जनरल बातें हो रही बेटा। वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, स्पीड हो गया, रिलेशन हो गया। अच्छा एक और टर्म मेरे दिमाग में, वेव नंबर बताएगा कोई, क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर क्या चीज होता है, सुना है किसने वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स नहीं बोल रहा हूं, वेव नंबर, टेक्निकल वर्ड ही ऐसी है, वेव नंबर। बताओ तो जरा क्या होगा। सौरभ ने लिखा कि नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू 1 मीटर लेंथ। यस, और कोई कुछ बताना चाहेगा? वेव नंबर, वेव नंबर नंबर ऑफ वेव्स ही है। अब ये कौन सी नंबर ऑफ वेव्स है? ये है एक यूनिट डिस्टेंस में। अब एक यूनिट डिस्टेंस, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, चाहे 1 मीटर ले लो, चाहे 1 किलोमीटर ले लो, यूनिट आप पे डिपेंड करता है। अब किलोमीटर तो खैर बहुत बड़ा लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया। मीटर भी वेव के हिसाब से बड़ा हो गया। नॉर्मली तो वेव्स को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी कहा, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम वगैरह में मेजर करते हैं। बट एनीवेज चलो मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूं, तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेता हूं, आपको 1 मीटर से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज करो कि ये वेव है हमारे पास, तो यहां से यहां तक सपोज पूरा का पूरा 1 मीटर हो गया, ये पूरा का पूरा 1 मीटर है। तो इस 1 मीटर में कितनी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स, जैसे एक वेव हो गई यहां तक, 1 वेव, फिर 2 वेव हो गई यहां तक, फिर ऐसे टोटल कितनी वेव्स आ रही है। तो अल्टीमेटली देखो वेव गलत बना दी, अरे ठीक है समझ जाओ। तो 1 मीटर डिस्टेंस में जितनी वेव होती है बेटा, 1 मीटर डिस्टेंस में या 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव आ गई हैं? एक यूनिट डिस्टेंस में 4 वेव हैं, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
एक यूनिट डिस्टेंस में 10 वेव हैं तो वेव नंबर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर अलग अलग चीज है बेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब था कि एक जगह पर एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी है। और ये पर यूनिट डिस्टेंस वो वेव नंबर है। कितना बनेगा वेव नंबर का फॉर्मूला? वेव नंबर कितना बनेगा? 1 मीटर डिस्टेंस हमने लिया, 1 मीटर डिस्टेंस में कितनी वेव है कैसे पता लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है और उसको एक वेव का जो लेंथ है, एक वेव का लेंथ यानी जिसको वेव लेंथ कहा जाता है उससे डिवाइड कर दो। अब इसका 1 का बाय डिफॉल्ट बेटा यूनिट वही चलेगा जो लैम्डा का यूनिट है, तो यहां पर कोई मीटर लिखता नहीं है। मीटर तो मैंने समझा दिया आपको। लैम्डा अगर सेंटीमीटर में तो ये 1 अपने आप सेंटीमीटर में मान के चलो। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में तो ये एंगस्ट्रॉम में मान के चलो। ये नैनोमीटर में तो ये नैनोमीटर में मान के चलो। तो 1 बाई लैम्डा बेटा इसका फॉर्मूला होता है। लिखेंगे सबके सब वेव नंबर। चलो पहले लिखवा रहा हूं, वेव नंबर लिखेंगे। वेव नंबर मींस, लिखो लिखो बेटा, वेव नंबर मींस नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, number of waves present in 1 unit distance। चल लिख लो फॉर्मूला बेटा वेव नंबर। जनरली वेव नंबर को बेटा न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। मैं तो रिप्रेजेंट करता नहीं हूं, बट कुछ बुक वाले इसको किससे लिख देते हैं? ये न्यू तो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से बार लगा देते हैं, बार, जैसे हाइफन या डैश लगा दो, बार बोलते हैं उसको, न्यू बार। सो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या? 1 बाई लैम्डा। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। चलो आज थ्योरी होगी बेटा। अब थोड़ा थोड़ा ना इसको, जैसे अब लैम्डा टर्म आ गया, फ्रीक्वेंसी का टर्म आ गया, स्पीड का टर्म आ गया, वेव नंबर का टर्म आ गया, और कुछ पुराने टॉपिक हुए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह। तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा बेटा। अभी तो वेव नेचर में और भी कुछ बातें करनी है हमको। जो वेव नेचर तो हो गया, कर वेव नेचर में और कोई बात नहीं है। जो पार्टिकल नेचर में बात करनी है, सेकंड नेचर पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे बेटा। पहले बात करेंगे पार्टिकल नेचर किन किन एक्सपेरिमेंट से पता चला था, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, फिजिक्स की बातें, साइंस की बातें। जैसे आज कुछ लोगों को डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं पता था, इंटरफेरेंस नहीं पता था, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। उसमें तो मैं और बड़े इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा उस चीज को मैं बेटा। सो अल्टीमेटली नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज होगा बेटा, सेकंड नेचर। तो क्लास को आज के कंक्लूड किया जाए। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से मैसेज करो। चलो बेटा मैसेज करो। किसी को कोई बात करनी है मुझसे तो जल्दी से मैसेज करो बेटा। कंक्लूड करने से पहले एक बार फाइनल टॉक कर लें आपसे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर बेटा कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चा। स्टार्टिंग के चैप्टर है और देखो मैं बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऑनेस्टली मान के चलो बेटा, मैं अपना पूरा ऑनेस्टली जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चा। और स्टडी मटेरियल भी बेटा बहुत ऑनेस्टली बनाया है बेटा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत करिए बेटा उसके लिए। अच्छा आदित्य ने गुड नाइट बोल दिया, सौरभ ने भी थैंक यू बोल दिया। अच्छा गुंजन क्या करिए, बट सर हमें ये पढ़ तो लिया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस चैप्टर से क्या लेना देना? बेटा नॉलेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज आएगा ना आगे, वही तो यूज होगा। अभी स्पेक्ट्रम वगैरह की बात करेंगे और आगे का जो मॉडल आएगा तो उसमें यूज होगा बच्चा, इसलिए बताना जरूरी था। किसी टीचर ने ऐसा बोल दिया क्या कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है? और वही बात बोलता हूँ बेटा, देखो मैं तो सारी बातें बताता हूँ बेटा, मुझे कुछ स्किप करना अच्छा नहीं लगता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज आपको पता चल गया, अब आप कंफर्टेबल हो गए इससे। अब कभी कोई बात आएगी किसी टॉपिक में तो आप ये तो नहीं लगेगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, क्या होता है, अच्छा कुछ रेडिएशन होता होगा, आपको इसके बारे में काफी नॉलेज होगी। अच्छा ये लाइट की स्पीड से चलते हैं, ये वेव की फॉर्म में चलते हैं, इनमें रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन वगैरह डिफ्रैक्शन वगैरह सब प्रॉपर्टी होती है, ये सब चीजें आपको पता चल गई इसके बारे में बेटा। आदित्य बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। रेनू हाँ नेक्स्ट लेक्चर बड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर का मुझे वेट हो रहा है। जो पार्टिकल नेचर है ना, पार्टिकल नेचर का मुझे वेट हो रहा है। यस देखना कैसे पढ़ाता हूं बेटा जो है। अभिषेक सर कोई डाउट नहीं बचा, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है।
रेनो टाइम मैनेज कर बच्चा, टाइम मैनेज तो सबको करना पड़ता है बेटा, सबके पास 24 आवर्स है बेटा, किसी तरह से टाइम मैनेज करो। कुछ और इश्यूज है तो कोई बात नहीं, पर्सनल टॉक कर लो बेटा, पर्सनल टॉक कर लेना। हाँ गुंजन, इसी में कंटिन्यू रहेगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। सो चलो भाई, नीचे जो थम्स अप का साइन है उसको जरूर ऐसा कर देना, लाइक कर देना ठीक है, जैसे यूट्यूबर बोलते हैं कि मेरा वीडियो जरूर लाइक कर दो, तो वीडियो कुछ नहीं, लेक्चर को लाइक करना है आप लोगों को बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।